आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर प्रदेश भर में हुए आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश का संविधान सबसे विस्तृत और सशक्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैन परियोजना के दूसरे चरण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रयागराज मानिकपुर रेल लाइन सहित रेलवे की 3 परियोजनाओं को भी मिली स्वीकृति। संभल में हिंसा के बाद अब स्थिति सामान्य, कल से खुल गए स्कूल और बाजार। और CISE का परीक्षा कार्यक्रम जारी। 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 27 मार्च और 12वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेंगी। और अब समाचार विस्तार से। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार ने इस अवसर पर कल से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित समारोह में संविधान की उद्देशिका का पाठ कराया और संविधान निर्माताओं को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और सशक्त संविधान है। संविधान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान सभा में हुई विभिन्न सार्थक बहसें आज भी हम सबका मार्गदर्शन करती हैं। भारत के संविधान सभा के माध्यम से जो डिबेट हुई है, हर संस्थान में वे डिबेट होनी चाहिए। आपको उसमें मुद्दे मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, भारत की यात्रा के बारे में एक जीवन दर्शन को जानने और सीखने का एक अवसर प्राप्त होगा। और अंततः उसका निचोड़ जो डिबेट हुई है, वह डिबेट मूल रूप से नहीं, उसका एक निचोड़ जो लेके आना था, वह भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संविधान से आदर्श और मूल्य विषय पर आयोजित वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उधर लखनऊ में केंद्रीय संचार ब्यूरो ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में संगोष्ठी और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि समानता और न्याय के मामले में भारत का संविधान अमेरिका से भी आगे है। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, अमरोहा, बदायूं, फर्रुखाबाद, हापुड़, संत कबीरनगर, सुल्तानपुर और मऊ सहित कई जिलों में संविधान दिवस पर जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक दिन पूर्व हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी गई। इस परियोजना पर 1435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस चरण में पूरे मौजूदा तंत्र को संवर्धित किया जाएगा और पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैन के दूसरे चरण में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। श्री वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा पैन नंबर बने रहेंगे। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे, वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा। इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2481 करोड़ रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं आर्थिक मामलों की समिति ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन पर लगभग 7,927 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन परियोजनाओं में प्रयागराज मानिकपुर रेल लाइन, मनमाड़ जलगांव रेल लाइन और भुसावल खंडवा रेल लाइन शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मनमाड़ जलगांव परियोजना से महाराष्ट्र के बंदरगाहों से माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। 160 किलोमीटर का ये रूट है। 2,773 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। मुंबई कोलकाता और मुंबई से वाराणसी, ये दोनों के दोनों रूट इस प्रोजेक्ट से डिकंजेस्ट हो जाएंगे और यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी। नई गाड़ियां चलाई जा सकती है। कंटेनर्स जल्दी तेजी से मूव होंगे। बैठक में अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक जारी रखने की भी स्वीकृति दी गई है।
संभल में हुई हिंसा के बाद अब वहां स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। कल से स्कूल और बाजार खुल गए हैं। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 30 नवंबर तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस उपद्रवी तत्वों की पहचान कर रही है। मामले से जुड़े साक्ष्य भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। संभल में अब हालात सामान्य हैं, स्कूल भी खुले हुए हैं, सामान्य जनजीवन आमतौर पर चल रहा है। पुलिस द्वारा जो उपद्रवी तत्व हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है। उससे पूर्व लोगों से बातचीत करके प्रयास किया जा रहा है, लोगों से सहयोग भी मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, अफवाहों के कारण किसी तरीके की घटना न घटित हो और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, इसलिए भी लोगों से बातचीत जारी है। तो फिलहाल स्थिति एकदम सामान्य है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड CISCE ने 10वीं-12वीं 2025 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होकर 5 अप्रैल और 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। बोर्ड ने कहा है कि परिणाम मई में आने की संभावना है। प्रदेश के स्टैंप और निबंधन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कल यूपी में पहली बार शुरू हुए ऑनलाइन ई स्टैंप सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल का वाराणसी में शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि अब कोई भी 100 रुपए तक का स्टैंप खुद ही प्रिंट कर सकता है। अभी ये व्यवस्था 100 रुपए तक के स्टैंप के लिए की गई है। इस व्यवस्था के तहत रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डॉक्यूमेंट जैसे शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, सामान्य ऋण समझौता आदि आसानी से तैयार किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही महाकुंभ के लिए 238 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने वाले विभिन्न उपकरणों के साथ साथ नगर निगम में नवनिर्मित कंट्रोल रूम का अनावरण भी शामिल है। प्रदेश में खरीफ क्रय के अंतर्गत एजेंसियों द्वारा अब तक 7,28,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अब तक 1,49,000 मीट्रिक टन अधिक है। वर्ष 2023-24 में 25 नवंबर तक एजेंसियों द्वारा 5,79,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। किसानों को अब तक 1,464 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। प्रदूषण अधिक हो जाने की वजह से बंद चल रहे स्कूलों को लेकर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने अब नर्सरी से कक्षा 12 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर खोलने का निर्णय किया है। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गाजियाबाद के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने निर्देश दिया है कि नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में खोले जाएं, यानी प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रबंधन स्कूल खोलने का निर्णय ले सकता है। जहां प्रदूषण कम होगा वहां स्कूल खोले जा सकते हैं और यदि कहीं प्रदूषण ज्यादा है तो वहां स्कूल बंद रखे जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने भी इसी तरह का आदेश जारी करते हुए स्कूल प्रबंधन को हाइब्रिड मोड पर स्कूल चलाने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक के 2,702 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसमें संशोधन 29 जनवरी तक किया जा सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर प्रदेश भर में हुए आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश का संविधान सबसे विस्तृत और सशक्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैन परियोजना के दूसरे चरण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रयागराज माणिकपुर रेल लाइन सहित रेलवे की 3 परियोजनाओं को भी मिली स्वीकृति। संभल में हिंसा के बाद अब स्थिति सामान्य, कल से खुल गए स्कूल और बाजार। CISC का परीक्षा कार्यक्रम जारी। 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 27 मार्च और 12वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेंगी। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।